Hello dear children, Jai Jagannath. Welcome to my channel NK Vision 1971 में। तो बच्चों, कल से हमने क्लास 8 के 4th चैप्टर यानी द टेल ऑफ वेलोर के तहत मेजर सोमनाथ शर्मा एंड द बैटल ऑफ बडगाम शुरू किए थे। तो कल हमने इसका जो पहला भाग कंप्लीट किए थे और आज हम इसके दूसरे भाग से अपना क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आर यू रेडी? सो लेट अस स्टार्ट। और क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा इसके जो कल हमने जो क्लास किए थे उसको तो बिल्कुल इन नटसेल उसकी समराइज करते हैं, ठीक है। जैसा कि मेजर सोमनाथ शर्मा को पता चला कि उनकी जो डी कंपनी और 4th बटालियन यानी कुमाऊं रेजिमेंट श्रीनगर की तरफ रुख कर रही है, जैसे कि पाकिस्तान ने अपने घुसपैठियों को भेजा है गरिल्ला वॉर करने के लिए। यानी गरिल्ला वॉर का मतलब क्या होता है? छापेमार युद्ध। तो उसके रेस्पॉन्स में भारत सरकार ने भी वहां अलग अलग सैनिक टुकड़ियां भेजने शुरू कर दी और उनमें से ये मेजर सोमनाथ शर्मा की जो कंपनी डी कंपनी थी यानी कुमाऊं रेजिमेंट के 4th बटालियन उसको भी भेजे जाने का प्लान हुआ था। लेकिन उस वक्त मेजर सोमनाथ शर्मा का जो लेफ्ट हैंड था वो फ्लास्टर में था, इसलिए उनके ऑफिसर्स उनको हिदायत दे रहे थे कि नहीं आप मत जाइए। लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा का यह कहना था कि अगर मेरे जो जवान है, मेरे जो सोल्जर्स है, वो मेरे बिना उनको भेजा जाए तो कोई और किसी और ऑफिसर को मेरी जगह भेजा जाए तो वो इतना एक्टिवली प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे जवानों के जो स्किल्स होती है वो मैं अच्छी तरह से जानता हूं और मेरे बिना वो डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। इसलिए चाहे कुछ भी हो मुझे भेज दिया जाए। तो इससे पता चलता है कि मेजर शर्मा कितने कमिटेड थे अपने कर्तव्य की तरफ, अपने देश की तरफ और तो और अपने कंपनी की तरफ यानी अपने जवानों की तरफ। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं उसके जो सेकेंड पार्ट, बिफोर देयर अराइवल इन श्रीनगर। श्रीनगर से पहुंचने से पहले there had been unfounded rumors of tribal movement towards the village of Budgam। और वहां पहुंचने से पहले एक रूमर वहां चली थी जो कि हवा में फैल रही थी, जैसा कह सकते हैं हम क्या कि ट्राइबल मूवमेंट यानी एक जनजातियों का एक मूवमेंट वहां जैसे चढ़ने जा रहा है। less than 5 kilometers away from Srinagar airport। और बडगाम जो था वो श्रीनगर एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर दूरी पर था। and the village was on a higher altitude than the airfield। और एयरफील्ड के कुछ हायर अल्टीट्यूड पर एक गांव था, जैसे कि पहाड़ी इलाका होता है ना, और ये जो गांव थोड़ी ऊंचाई पर थी एयरफील्ड से। एंड द एक्सेस वाज थ्रू द विलेज। और वहां के जो भी एक्सेस बैटलफील्ड तक पहुंचा जा सकते थे ना, वो इस गांव के जरिए ही जा सकते थे। हेंस it was important for Indian forces to retain control of the area in order to protect troops and facilitate supplies arriving via air। और ये बहुत जरूरी था इंडियन फोर्सेस के लिए कि इस एरिया पर अपना कब्जा बनाए रखे, कंट्रोल बनाए रखे और अपने ट्रूप्स को और गांव को भी प्रोटेक्शन दे, और ताकि जो भी सप्लाईज, जो भी आर्म्स, एमिनेशंस, मेडिसिन, फूड्स, जो भी सप्लाई एयरफील्ड की एयरक्राफ्ट की तरह जरिए पहुंचाया जा सके, वो
आसानी से उनको उन तक पहुंचे। तो इन रियलिटी वास्तव में द एनिमी हैड स्टार्टेड अराइविंग इन बडगाम इन स्मॉल ग्रुप्स टू अवॉइड डिटेक्शन। तो देखो ये जो गरीला वार होता है ना, ये छापेमारी युद्ध होता कहते हैं इसको, और जो दुश्मन था वो छोटे छोटे टुकड़ियों में वहां पहुंच रहा था ताकि उन पर यानी इंडियन सोल्जर्स के ध्यान को भटकाने के लिए, उन तक उनके नजर में ना आने के लिए। तो 3 नवंबर 1947, ये 3 नवंबर 1947 था, सेवरल कंपनीज, कई कंपनीज, कुछ कंपनी इंक्लूडिंग मेजर शर्माज डी कंपनी, मेजर शर्मा के डी कंपनी के साथ were sent to patrol the axis emerging threats in and around the village। तो क्या हुआ, 3 नवंबर को जो भी कंपनियां भेजी गई थी, कंपनियां मतलब जो सैन्यों की टुकड़ी, भारत सरकार की ओर से जो भी मिलिट्री ग्रुप्स भेजे गए थे, इंक्लूडिंग मेजर शर्माज डी कंपनी, मेजर शर्मा की डी कंपनी यानी जो कुमायूं रेजिमेंट का 4th बटालियन था। ये सैन्य की टुकड़ी को भी कंपनी कहे जाते हैं। तो ये इनका क्या काम था, इन्होंने पेट्रोलिंग शुरू किया ताकि वो सिचुएशन जो है ना उसको ठीक से ध्यान कर सके। हालात की मुआयना करने के लिए ये लोग अपने पेट्रोलिंग करना शुरू किया। एंड थ्रू आउट द डे, दिन भर द वैली वॉज एरिली साइलेंट। तो ऐसा लग रहा था जो पूरा बिल्कुल वो जो वैली था, वो जो वादी कश्मीर वादी थी, और खास करके बडगाम जो एरिया था, जो गांव था, वो बिल्कुल शांत, एकदम चुपचाप, कोई भी हलचल नहीं था। जैसे कि ऐसा लगता था, जैसे कहते हैं ना तूफान के आने से पहले की जो सन्नाटा, बिल्कुल ऐसा ही सन्नाटा छाया हुआ था। अराउंड द आफ्टरनून, और शाम होने तक द कंपनीज आर ऑर्डर्ड टू रिटर्न 1 by 1, और उनको ऑर्डर दिया गया गवर्नमेंट की ओर से कि चलो ठीक है, अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो आप लोग लौट आओ। उनको वापस लौटने के लिए ऑर्डर मिला। डी कंपनी विथ 90 सोल्जर्स, और मेजर सोमनाथ शर्मा के डी कंपनी यानी कुमायूं रेजिमेंट के 4th बटालियन में कितने सोल्जर थे, 90 सोल्जर थे। एंड इट वॉज द लास्ट, सबसे पीछे जो लौटने वाले थे वो मेजर सोमनाथ शर्मा के डी कंपनी विथ 90 सोल्जर्स, एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू रिटर्न बाय 2 PM, और उनका जो रिटर्निंग का वक्त था वो एक्सपेक्टेड टाइम था 2 बजे तक। 2 बजे तक वो लौटने वाले थे। लेकिन हुआ क्या, when the enemy, the tribal guerrilla invaders, जो गरीला घुसपैठिए थे, अंडर द कमांड ऑफ पाकिस्तानी आर्मी, उनको कौन कमांड कर रहा था, कौन लीड कर रहा था उनको, पाकिस्तानी आर्मी। दैट ओनली ए स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडियन सोल्जर्स दैट लेफ्ट बिहाइंड। जब पाकिस्तानी गरीला घुसपैठियों को ये पता चला कि चलो सारे जो ट्रूप्स वो वापस चले गए हैं और बस हाथ गिनते कुछ बचे हैं, तो हम अटैक करते हैं, और दे स्टार्टेड attacking them. That initial attack was met with stiff resistance by Major Somnath Sharma and his men. However, Major Somnath Sharma correctly visualized that the first attack was just a distraction. तो अब मेजर शर्मा ने क्या अंदाजा लगा लिया, वो तो लौटने वाले थे, उनको तो ये पता चला था कि चलो सब ठीक ठाक है, और ऊपर ऑफिसर्स की तरफ से उनको ये ऑर्डर मिला कि चलो लौट चलें। लेकिन सभी तो लौट गए, और मेजर शर्मा की डी कंपनी
90 सोल्जर्स के साथ वो जाने वाले थे। एन मौके पर दुश्मन ने हमला शुरू किया। और मेजर सोमनाथ शर्मा को अंदाजा लगाने में जरा भी देरी नहीं हुई कि दे हैव बीन अटैक्ड बाय द एनिमी। और जो पहला अटैक था वो सिर्फ उनका ध्यान भटकाने के लिए था, ऐसा मेजर सोमनाथ शर्मा ने अंदाजा लगाया। और शॉर्टली डायरेक्टर बिल्कुल उसके बाद, तुरंत बाद मेजर अटैक केम फ्रॉम अनदर साइड, दूसरे साइड से एक बहुत बड़ा अटैक हुआ। बाय देन मेजर सोमनाथ शर्मा and his 90 soldiers were facing about 500 invaders। और मेजर सोमनाथ शर्मा क्या देखते हैं, उनके साथ उनकी एक बहुत छोटी टुकड़ी, कितने सोल्जर्स की, 90 सोल्जर्स की एक छोटी टुकड़ी, और वो घिरे हुए हैं कितने घुसपैठियों से, 500 इन्वेडर्स। The Pakistani invaders set to capture their Srinagar airfield and its surroundings। और पाकिस्तानी इन्वेडर्स के मंसूबा क्या था, श्रीनगर के एयरफील्ड और उसके आसपास के इलाकों को अपने कब्जे में लेने का। It was clear to Major Somnath Sharma that defending Srinagar town, the airfield and the wider valley was indeed difficult until the reinforcement arrived। और मेजर सोमनाथ शर्मा ने ये पता लगा लिया, ये अंदाजा लगा लिया कि ये दुश्मन बहुत बड़ी तादाद में है और हम सिर्फ 90 हैं। और हम तो उनके साथ लड़ाई करते रहेंगे, लेकिन हमारे पास आर्म्स, अम्युनिशंस और ज्यादा सोल्जर्स पहुंचने चाहिए। और तब तक मेजर शर्मा ने लड़ाई तो कंटिन्यू रखी। आफ्टर असेसिंग द सिचुएशन को मुआयना करने के बाद ही रिक्वेस्टेड द एयर स्ट्राइक्स। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि नहीं, एयर स्ट्राइक किया जाए, सिचुएशन इट इज आउट ऑफ कंट्रोल, सो इट नीडेड टू कंटिन्यू एयर स्ट्राइक। ही ब्रेवली लेड आउट ग्राउंड पैनल्स। और बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी साहस के साथ उन्होंने ग्राउंड पैनल को लीड किया। एंड टू गाइड द एयरक्राफ्ट टुवर्ड्स देयर टारगेट। और सिर्फ यही नहीं, एयरक्राफ्ट को भी अपने टारगेट की तरफ उन्होंने गाइड किया। द एरियल अटैक्स वेयर सक्सेसफुल इन हिटिंग द ट्राइबल इन्वेडर्स। और एरियल अटैक जो था वो भी अपने मिशन में सफल रहा। क्या, ये जो घुसपैठियों को मार गिराने में। बट दे स्टिल आउटनंबर। फिर भी वो बड़ी तादाद में थे, क्योंकि पाकिस्तान में थोड़े नहीं 1000 घुसपैठियों को भेजा था। और अभी बचे थे कितने हमारे भारतीय सेनानियों में, सिर्फ 90। डी कंपनी यानी मेजर शर्मा के सिर्फ 90 नौजवान, 90 जवान, 90 सोल्जर्स उनके साथ लड़ रहे थे। द डी कंपनी बाय ऑलमोस्ट 7 to 1। तो क्या था, ये 500 इन्वेडर्स थे और ये 90। जरा अंदाजा लगाओ, जैसे एक 7 से 7 घुसपैठियों से घिरा हुआ हो। The attack on the position occupied by Major Somnath Sharma's men continued। लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा का जो हिदायत था, उनकी जो लीडरशिप थी, ये उनके नौजवान के मनोबल को इतना बढ़ा रही थी कि वो बिल्कुल अपने जगह पर अड़िग रहे, डटे रहे और इन घुसपैठियों को बड़ी बहादुरी के साथ उनका सामना किया। Vastly outnumbered on facing devastating fire। इतने लोगों की तादाद में घिरे रहने के बावजूद और धनाधन फायर को फेस करने के बावजूद मेजर सोमनाथ शर्मा and his men stood resolute। मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके जो आदमी थे, उनके जो जवान थे, वो बिल्कुल डिटरमिन्ड थे, बिल्कुल उनके जगह पर अड़िग थे। The air was thick with the sound of gunfire and the cries of battle। और जो बैटल फील्ड वो बन गया था बड़गांव एरिया,
और वहां का जो वातावरण, वहां का जो आसमान बिल्कुल धुआं, काले धुआं से घना होता जा रहा था। और इनकी जो गोलियों की आवाज के साथ मेजर सोमनाथ शर्मा जो शेर की भांति दहाड़ रहे थे, अपने आदमियों को, मनोबल को बढ़ा रहे थे। अर्जिंग हिज मेन टू फाइट विथ टेनासी एंड वेलोर, अपने लोगों को, अपने सोल्जर्स को उनकी ढाढ़स बढ़ाते हुए, उनके साहस बढ़ाते हुए ये चला रहे थे, दहाड़ मार रहे थे कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें दुश्मन को मार गिराना है। डिस्पाइट हेवी कैजुअलिटीज एंड हिज ओन इंजरीज, बहुत से उनके जो सिर्फ 90 जवानों की टुकड़ी थी, उनमें से काफी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। कैजुअलिटीज यानी बहुत से आदमियों की मौत हो गई थी, एंड खुद भी इंजर्ड हो गए थे। मेजर सोमनाथ शर्मा डिस्प्लेड अनपैरेलल्ड ब्रेवरी, उन्होंने जो साहसिकता प्रदर्शन की वो काबिले तारीफ थी। He moved fearlessly through the battlefield, बिल्कुल निडर होके पूरे युद्ध के मैदान में वो ऐसे घूम रहे थे, ऐसे सिर की भांति दहाड़ मार रहे थे, अपने सोल्जर्स की हिम्मत ऐसे बढ़ा रहे थे, डायरेक्टिंग फायर, फिलिंग मैगजीन्स फॉर हिज गनर्स, सब कुछ कर रहे थे इंजर्ड होने के बावजूद भी, एंड एनकरेजिंग हिज मेन टू होल्ड देयर ग्राउंड, और अपने सैनिकों की साहस बढ़ा रहे थे, उनके मनोबल को और भी मजबूत करवा रहे थे कि नहीं, हमें अपनी जगह से हिलना नहीं है, हमें अड़िग रहना है और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना है। I shall not withdraw an inch, but will fight to the last man and the last round. मेजर सोमनाथ शर्मा पीवी से ये क्या था? ये मेजर सोमनाथ शर्मा का अंतिम संदेश अपने सैनिकों की तरफ और अपने सीनियर ऑफिसर्स की तरफ भी था। However, as the battle progressed, जैसे कि युद्ध अपने गति पर आगे बढ़ रहा था, D company began running out of ammunition, और जैसे कि युद्ध आगे बढ़ता जा रहा था, इन पर अटैक बढ़ता जा रहा था और डी कंपनी के पास एमिनेशन कम होते जा रहे थे। When मेजर सोमनाथ शर्मा इन्फॉर्म्ड ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, जब मेजर सोमनाथ शर्मा ने ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को इन्फॉर्म किया अबाउट दिस कि हमारे पास हथियार कम होते जा रहे हैं और कैजुअलिटी ज्यादा होते जा रहे हैं, he was asked to pull back, उनको ये हिदायत मिली, उनको ये ऑर्डर मिला कि नहीं, चलो ठीक है, तुम लोग बैक कर जाओ। Aware of the gravity of the situation, he responded, सिचुएशन की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने ये जवाब दिया, with the words, इस शब्दों के साथ उनका ये जवाब था और ये उनका अंतिम संदेश था, the enemy is only 50 yards from us, दुश्मन जो है हमसे सिर्फ 50 गज दूरी पर है। We are heavily outnumbered, और हम बहुत थोड़े बच गए हैं। We are under the devastating fire, और हम फायर के अंदर है, हमारे चारों तरफ गोलियां बरस रही है। I shall not withdraw an inch, but will fight to the last man and the last round. मैं एक इंच भी नहीं हटूंगा, तब तक लड़ता रहूंगा, अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा, तब तक लड़ता रहूंगा जब तक मेरे साथ अंतिम आदमी बचा है। और ये था मेजर सोमनाथ शर्मा का अपने ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को, अपने देश के प्रति अंतिम संदेश। और बच्चों, वीडियो लंबा होने के कारण हम अपने सेकंड पार्ट को यही रखते हैं, और अगर ये क्लास आपको पसंद आया हो तो अपने एक थंब इम्प्रेशन देके क्लास को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने बच्चों में, अपने दोस्तों में क्लास को, इस चैनल को शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिए, और हाँ, अगर मेरे चैनल में आप नए हो तो बेल आइकन दबाकर इस चैनल को
सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और मैं थोड़ा भावुक हो रही हूं, क्लास को यही खत्म कर रही हूं। हम मिलेंगे इसके अंतिम पड़ाव में, थर्ड पार्ट में, और तब तक बाय एंड लव यू ऑल।